नमस्कार। आज हम स्वर संधि के दूसरे भेद यण संधि के बारे में चर्चा करेंगे कि यण संधि किसे कहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम समझेंगे। यण संधि में नियम होता है, अगर संधि विच्छेद किया जाए तो प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम मतलब शब्द के अंत में प्लस से पहले आपको हमेशा ई, उ, री, लृ इन चारों में से कोई भी एक वर्ण मिलेगा। छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है। ई बड़ी की मात्रा हो सकती है, उ छोटा या बड़ा हो सकता है, री बड़ी या छोटी हो सकती है। और दूसरे शब्द के शुरू में जो आपने विच्छेद किया है, मतलब प्लस के बाद, जस्ट बाद, प्लस से पहले ये इनमें से कोई भी एक वर्ण, और प्लस के बाद आपको कोई भी स्वर मिलेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, समान स्वर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर समान स्वर हो गया, एक जैसा स्वर हो गया, तो वो दीर्घ संधि बन जाएगी और अपने को करनी है यण संधि। यण संधि का नियम होता है कि प्रथम शब्द के अंत में हमेशा आपको ई, उ, री, लृ मिलेगा और दूसरे शब्द के शुरू में कोई भी स्वर मिलेगा। बस समान स्वर नहीं होना चाहिए। इससे हम क्या होगा, जब ये स्थिति रह जाएगी, उसके बाद में जो ई है इसके स्थान पर क्या आ जाता है, य, उ है इसके स्थान पे आएगा व, री है इसके स्थान पे आएगा र, और लृ है इसके स्थान पे आएगा ल। मतलब अगर ये स्थिति रही कि प्रथम शब्द के अंत में ई, उ, री, लृ हुआ और द्वितीय शब्द जो दूसरा शब्द है उसके शुरू में कोई भी स्वर रहा, लेकिन समान स्वर ना होना चाहिए। समान मतलब एक जैसा, ई के साथ ई नहीं होना चाहिए। अ हो गया, उ हो गया तो हो जाएगा। तो क्या होता है, ई के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, य, उ के स्थान पे कौन सा वर्ण आएगा, व, री के स्थान पे कौन सा वर्ण आएगा, र, और लृ के स्थान पे कौन सा वर्ण आएगा, ल। अब इसको उदाहरण के अनुसार समझेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने उदाहरण दिया अत्यधिक। अब मैं संधि में आपको बताया है, कोई भी संधि हो, शब्द के आपको मध्य में देखना है, बीच में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी परिवर्तन होंगे, जो भी विकार उत्पन्न होगा, जो भी परिवर्तन होगा, वो शब्द के मध्य में। अब यहां पर इस संधि का नियम है कि बीच में आपको य, व, र, ल में से कोई भी एक वर्ण मिलेगा। अब यहां आपको दिखाई दे रहा है यह वर्ण, मतलब चेंज कहां होना है, यहां। अब इसके अपने संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, अति प्लस अधिक। अब देखिए स्थिति क्या रही, जब मैंने परिभाषा में बताया कि प्रथम शब्द के अंत में ई, उ, री, लृ में से कोई भी एक वर्ण, तो यहां पर अपने को ई वर्ण मिल गया। इससे अपने पहचान सकते हैं कि ये अपनी संधि का विच्छेद जो किया है वो सही किया है या गलत, नियम के अनुसार। केवल आपको छोटा सा नियम याद रखना है, ई, उ, री, लृ, आगे कोई भी स्वर हो उसके स्थान पर क्या आ जाएंगे, य, व, र, ल। अब यहां पर अति में ई की मात्रा आ गई, प्लस के बाद कोई भी स्वर है, अ आ गया, तो मतलब यहां पर यण संधि का नियम लगेगा। अब यण संधि के नियम से इस ई के स्थान पर क्या आ जाएगा, य वर्ण, और अ ऐसे ही रहेगा। अब स्थिति क्या रहेगी, अत, तय हलंत, नया वर्ण क्या आया, य और अधिक। अब इसका मेल करेंगे तो शब्द पूरा क्या बनेगा, अत्यधिक। जैसे अ, तय आधा है तो तय आधा रह गया क्योंकि आगे कोई भी स्वर नहीं है, यह अ में मिल जाएगा, और अधिक। तो अपने ई के उदाहरण, ई के स्थान पे यह आया, इसका उदाहरण अत्यधिक, इसका आपने समझ लिया। इसी तरह से नद्यर्पण,
इत्यादि। जैसे दूसरा उदाहरण है नद्यर्पण। नद्यर्पण है, इसका विच्छेद करेंगे नद्य, ये संयुक्त व्यंजन है। अगर इसको अपने ऐसे भी लिखें तो हम आसानी से वो समझ सकते हैं। जैसे नद्यर्पण, यहां पर यह वर्ण आया क्योंकि द और यह मिलकर दोनों ही संयुक्त वर्ण व्यंजन मिलकर ये द बन जाता है। जैसे क्ष बनता है क और श से, उसी तरह से द और य से द। तो इसको अलग करेंगे तो ये भी शब्द सही है। अब इसका विच्छेद होगा तो क्या होगा, नदी प्लस अर्पण है। अब नदी में कौन सी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा। अब मैंने कहा था कि ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप होनी चाहिए ई या ऊ या री या द्री। यहां पर अपने को ई मिल गया, आगे प्लस के बाद में कोई भी स्वर मिला तो ये अ है, ये ई हट गया, इसके स्थान पर कौन सा वर्ण आया, य। तो स्थिति क्या रह जाएगी, नद प्लस य प्लस अर्पण है। अब इसको मिला देंगे इन पूरे वर्णों को तो क्या हो जाएगा, नद्यर्पण। ये अपना शब्द सिद्ध हो गया। उसी तरह से वह के उदाहरण समझेंगे। वह में जैसे मैंने दिया आपको स्वागतम, और दूसरा उदाहरण दे दिया मैंने अन्वयः। अब यहां पर स्वा, वह यहां पर आ रहा है मतलब वह मिल रहा है, यहां पर अन्वय है मतलब विच्छेद कहां होगा, संधि विच्छेद यहां होगा और इसमें यहां होगा। अब स्थिति क्या होनी चाहिए कि मतलब प्लस से पहले ऊ की मात्रा मिलनी चाहिए और प्लस के बाद में कोई भी स्वर हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सु और प्लस आगतम। और उसी तरह से अन्वय का होगा अनु प्लस अयः। अब सु में कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, ऊ स्वर है। ऊ के बाद में कौन सा स्वर है, आ। अपना जो नियम है यण संधि का कि ऊ हो और आगे कोई भी स्वर हो, बस समान स्वर नहीं होना चाहिए। तो यहां ऊ आ गया और आगे स्वर आ गया, तो ऊ के स्थान पर कौन सा वर्ण आ जाएगा, व। तो ऊ हट गया, इसके स्थान पर कौन सा वर्ण आया, व। अब स्थिति क्या रह जाएगी, स आधा है, नया वर्ण आया व प्लस आगतम। अब इसको एक साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा स्वागतम। स्वागतम बन गया। मतलब अपने विच्छेद संधि विच्छेद करके अपने पहचान सकते हैं कि अपने संधि विच्छेद सही किया है कि नहीं। अगर आपको एग्जाम में संधि विच्छेद आया और उसको जोड़ना होगा तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि आपको उस परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, केवल उसके नियम जो है जैसे शॉर्ट में कि हाँ प्लस से पहले ई ऊ री होना चाहिए और प्लस के बाद मतलब प्रथम शब्द के अंत में ई ऊ री और द्वितीय शब्द के शुरू में या द्वितीय शब्द के प्रारंभ में कोई भी स्वर। तो ई के स्थान पे य, ऊ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और द्री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। इसी तरह इसको आगे बढ़ाते हुए व के बाद में हम री का उदाहरण समझेंगे। जैसे मैंने लिखा मात्राज्ञा। अब यहां थोड़ी सी डाउट होता है, कंफ्यूज होता है कि मात्राज्ञा, यहां तो र दिखाई नहीं दे रहा। अब लेकिन यहाँ त्र है, त्र दो वर्णों से मिलकर बना होता है, त और र। इसका मतलब र है तो विच्छेद कहाँ होगा, संधि विच्छेद यही होगा त्र में। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मातृ प्लस आज्ञा। अब देखिए मातृ में कौन सा वर्ण है, री। ये री स्वर है तो री अलग निकाल लिया और आगे आ स्वर है। अब री के स्थान पे कौन सा वर्ण आना चाहिए, र। तो री हट गया, वर्ण कौन सा आया, र। अब इसको स्थिति से आगे देखेंगे, मा त हलंत रह गया क्योंकि इसमें से री जो स्वर हो चला गया। नया वर्ण कौन सा आया, र।
प्लस आज्ञा। अब इसको जोड़ेंगे तो त और र आपको बताया था संयुक्त व्यंजन है, इससे मिलकर क्या बन जाता है त्र। तो क्या बन जाएगा मा त्रा, क्योंकि त और र मिलकर त्र बना, वो भी आधा ही वर्ण बना, लेकिन आगे स्वर है आ, उस स्वर आ में त्र में मिला तो क्या बनेगा मात्रा और ज्ञा। अब अपने पहचान सकते हैं कि ये जो मात्रा ज्ञा शब्द है ये अपने सही विच्छेद किया है, क्योंकि अपने इसको देख लिया कि विच्छेद जो है वो सही किया है। इसी तरह से त्र के उदाहरण है, जैसे पितृनुमति। एक एग्जाम्पल से और समझेंगे, इसका विच्छेद क्या होगा पितृ प्लस अनुमति, पिताजी की अनुमति, पिता की। यहां पर री वर्ण है, री स्वर है, री को अलग किया, री को हटा दिया, आगे स्वर कौन सा है री हट गया, री के स्थान पे कौन सा वर्ण आया र। अब स्थिति क्या रह जाएगी पित प्लस र प्लस अनुमति। अब इसको जोड़ेंगे तो त और र मिलकर क्या बन कौन सा वर्ण बना त्र, और त्र में ए मिल गया तो पितृ, तो पितृनुमति, पितृनुमति। तो ये शब्द पितृनुमति सिद्ध हो गया। अंतिम उदाहरण है इसमें ली के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं संस्कृत में, हिंदी में तो वैसे भी होते नहीं है, लेकिन संस्कृत में एक तो उदाहरण है जो आपको बता रहा हूं, जैसे लाकृति। लाकृति, अब लाकृति में भी यहीं पर भी यहां ल आया है, मतलब विच्छेद कहां होगा संधि का विच्छेद यहां होगा। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ली प्लस आकृति। अब बताया था अगर ली स्वर हो तो उसके स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा ल। अब ली हट गया क्योंकि अपने आप में एक स्वर है, इसके स्थान पर क्या आया ल आ गया, प्लस आ आगे है, स्थिति ये रहेगी। अब इसको जोड़ेंगे ल प्लस आकृति, तो पूरा क्या बन जाएगा लाकृति। ली के बहुत कम उदाहरण है, एक उदाहरण और है लाकार है, इसका भी विच्छेद होगा ली प्लस आकार। वही ली के स्थान पर क्या आ जाएगा ल स्वर आ जाएगा और ये ल वर्ण आ जाएगा, ली स्वर है ये ल वर्ण आ जाएगा, ली और ल में आ जुड़ गया तो लाकार है। इस प्रकार से यण संधि, यण संधि में अपने को बस यही ध्यान रखना है कि प्रथम शब्द के अंत में, अपने दिमाग में केवल एक ही बात रखनी है कि प्रथम शब्द के अंत में ई उ री हो, संधि विच्छेद करें तब, और द्वितीय शब्द के दूसरे शब्द के शुरू में कौन सा वर्ण हो, कोई भी स्वर हो, बस समान स्वर नहीं होना चाहिए एक जैसा, क्योंकि समान स्वर होगा तो वो दीर्घ संधि बन जाएगी। और अपने को उदाहरण सिद्ध करने हैं यण संधि के, तो यण संधि में ये होता है ई उ री हो, आगे कोई भी स्वर हो तो ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और द्री के स्थान पे ल आदेश हो जाते हैं। धन्यवाद।